तृणमूल कांग्रेस के कई नेता हैं जिनके ऊपर ईडी की केस हो गई, तुरंत उन्होंने जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली और सुखी हो गए। नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस कुछ गिने चुनो लोगों को खिलाऊंगा। महाराष्ट्र में एक नेता है जो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गए, उन्होंने तो पब्लिकली वक्तव्य दिया कि मैं रात की नींद आराम से सोता हूं क्योंकि मुझे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का कोई डर नहीं क्योंकि मैं बीजेपी में प्रवेश कर चुका हूं। नेता सिर्फ देश से लेता है, आपसे वोट लेता है, सरकार से पैसा लेता है, ठेकेदारों से रिश्वत लेता है, उद्योगपतियों से नजराना लेता है, गरीबों से जबराना लेता है। लेकिन मैं करूं तो सदाचार और आप करें तो व्यभिचार। यदि इस टैगलाइन के साथ सरकार चले तो फिर सरकार क्या विपक्ष को खत्म करना चाहती है? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार तुलेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी जो बहुत ज़्यादा कुप्रसिद्ध है वो ईडी। ईडी को हम इसलिए तोल रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं, वो कंपाइलिंग ऑफ डाटा है। जो डाटा सामने आया है वो बहुत सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग ये है कि यूनाइटेड जो अलायंस था, प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, जिसमें मनमोहन सिंह 10 साल के लिए प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में यानी 2004 से लेकर 2014 तक ईडी का प्रकोप इस देश के नेताओं पे कैसा रहा, और उसके बाद 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हालांकि उसको एनडीए की सरकार कहते हैं, वो मोदी जी की सरकार है, वो आने के बाद ईडी का प्रकोप नेताओं पे कैसा रहा, इसकी बेहतरीन तुलना है। यदि हम 2014 से लेकर आज तक देखें तो एनडीए में यूपीए मतलब के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, खासकर राजनीतिज्ञों के जांच पड़ताल में। यूपीए में 10 साल में जहां 26 राजनीतिक नेता मतलब राजकीय व्यक्ति ईडी के सर्वेलांस पे थे, उन पे रेड्स हुई, उन पे केसेस बने, उस 26 में से 14 जो थे वो तात्कालीन विपक्ष के लोग थे। खासकर उसमें टीएमसी, बीजेपी, बीएसपी, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस ये थे, और उसका प्रतिशत 54% होता है, और 12 कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के थे। लेकिन 2014 के बाद यह आंकड़ा 26 से बढ़कर 121 हुआ है, जिसमें 115 यह वर्तमान विपक्ष जो बीजेपी के खिलाफ करते हैं वो लोग हैं, और बीजेपी और उनके मित्र पक्षों के 6 लोग हैं मात्र। तो उसका प्रतिशत है 95% बैठता है। तो हम 54% यूपीए की बात, जब ईडी का प्रकोप विपक्ष पे, तत्कालीन विपक्ष पे था, और वर्तमान में 95% यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे चुन चुन के विपक्षियों को, विपक्ष के जो नेता हैं उन्हें नेस्तनाबूद करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यदि मैं यूपीए की बात करूं, जो 54% तत्कालीन विपक्ष था, उसमें टीएमसी के 7 नेता थे, बीजेपी के 3 थे, बीएसपी के 2 थे, बीजू जनता दल 1 था, और वाईएसआर कांग्रेस जो राजशेखर रेड्डी और इसकी रेड्डी की है, जगन रेड्डी की है, आंध्र प्रदेश वाली, उसमें 1 थे स्वयं जगन रेड्डी। लेकिन यदि मैं एनडीए की तुलना करूं, पिछले 8 साल की, 10 साल के तुलना में पिछले 8 साल की तुलना करूं मोदी राज में, तो कांग्रेस के 24 नेता, टीएमसी के 19 नेता, शरद पवार की पार्टी एनसीपी उसके 11 नेता, शिवसेना के 8 नेता, डीएमके के 6 नेता, बीजेडी के 6 नेता, आरजेडी के 5 नेता, बीएसपी के 5 नेता, समाजवादी पार्टी के 5 नेता, टीडीपी के 5 नेता, आम आदमी पार्टी के 3 नेता, जो आईएनएलडी जो है चौटाला जी का, उसके 3 नेता, फिर वाईएसआर जगन रेड्डी की जो वाईएसआरसी कांग्रेस है उसके 3 नेता,
सीपीएम के 2 नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 नेता, पीडीपी के 2 नेता, 2 इंडिपेंडेंट है, उसके बाद एआईएडीएमके के 1 नेता, एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी 1 नेता वो स्वयं है, बीएसएसपी 1 नेता और टीआरएस के 1 नेता। यह रिकॉर्ड है। तो इससे ये बात बिल्कुल सामने आती है कि बीजेपी शासित राज्यों में जो विपक्ष है और जहां बीजेपी का शासन नहीं है, क्षेत्रीय दलों का शासन है या विपक्ष का शासन है, वहां ईडी का प्रकोप ज़्यादा है। मैं मानता हूं कि नेताओं के यहाँ जब रेड होती है तो बाकायदा उनके यहाँ नोट मिलते हैं, पैसे मिलते हैं और ये कोई गलत नहीं है। यदि नेता भ्रष्ट है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हमेशा हिंद वॉइस बोलता आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप सब्जेक्टिव कितने होते हैं। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ भ्रष्टाचार विपक्ष वालों का ही है और पार्टी का सदाचार, बीजेपी का सदाचार हो जाता है? और ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। अब आसाम के मुख्यमंत्री देखिएगा, हेमंत विश्व शर्मा। अब उनकी हालत ये थी, जब वो कांग्रेस के नेता थे तब उनके ऊपर ईडी की रेड, इनकम टैक्स की रेड और उनके ऊपर केसेस हो गए बहुत सारा उनके खिलाफ, और भाजपा ने वहाँ 1 सप्ताह तक, 1 महीने तक करीब करीब हाउस चलने नहीं दिया, क्योंकि ऐसे भ्रष्टों को जेल में जाना चाहिए, ऐसे भाजपा का कहना था। लेकिन जैसे ही वो भाजपा में आते हैं, वो ईडी का केस की फाइल तिजोरी में बंद हो गई। अब उस केस के बारे में कोई बात नहीं करती चिटफंड के, और वो मुख्यमंत्री हो गए और वो अब कड़वे हिंदुत्व की बात करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता हैं जिनके ऊपर ईडी की केस हो गई, तुरंत उन्होंने जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली और सुखी हो गए। बीजेपी के जिन नेताओं के 6 नेता जो बीजेपी के हैं, बीजेपी और साथी दलों के जो नेता बताए गए हैं, जो 121 का आंकड़ा है मोदी जी का, उसमें जो 6 नेता है उसमें भी येदुरप्पा जैसे लोग हैं, वसुंधरा और उनके बेटे जैसे लोग हैं, जो मोदी जी के सामने सवाल बन के खड़े हैं। जो मोदी जी की चरण वंदना करें या मोदी चालीसा पढ़े, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। महाराष्ट्र में एक बहुत बदनाम बिल्डर है पूना का संजय काकड़े, पैसे के बलबूते पर विधायक जो एक्स्ट्रा होते हैं वो खरीद कर वो राज्यसभा में चुनाव में आ गए। जब राज्यसभा में आ गए इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तरीके से, उसके बाद उन्होंने बीजेपी का समर्थन देना शुरू किया, क्योंकि उनके ऊपर एक ईडी का केस बन गया और वो ईडी अब आगे कोई इंक्वायरी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो भाजपा में हो गए हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में एक नेता है जो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गए, उन्होंने तो पब्लिकली वक्तव्य दिया कि मैं रात की नींद आराम से सोता हूं, क्योंकि मुझे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का कोई डर नहीं, क्योंकि मैं बीजेपी में प्रवेश कर चुका हूं। सवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का नहीं है, सवाल सब्जेक्टिव लड़ने का है। यदि नारायण राणे भ्रष्ट है तो भ्रष्ट है, अजित पवार भ्रष्ट है तो भ्रष्ट है, येदुरप्पा भ्रष्ट है तो भ्रष्ट है, पोखरियाल यदि भ्रष्ट है तो भ्रष्ट है, अमित शाह जिन कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर थे, वहाँ हजारों करोड़ रुपए का गबन के और वो मिसमैनेजमेंट और मिस यूज़ ऑफ फंड्स हैं, वो भ्रष्टाचार के मामले हैं तो भ्रष्टाचार के मामले हैं। लेकिन मैं करूं तो सदाचार और आप करें तो व्यभिचार, यदि इस टैगलाइन के साथ सरकार चले तो फिर सरकार क्या विपक्ष को खत्म करना चाहती है? ईडी तो बहुत साफ स्टैंड लेती है। वो कहती है कि हम डायरेक्ट कहीं नहीं पहुंच सकते। जब तक सीबीआई, इनकम टैक्स या लोकल पुलिस कंप्लेंट किसी के खिलाफ दर्ज नहीं करती, उसके बाद हमारी एंट्री होती है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन बाकी एजेंसियां भी देखिए, दिल्ली में शराब की नई नीति में पैसा खाया गया, हमें भी लगता है कि उसमें घोल हुआ है। सीबीआई एक्टिव हो गई, ईडी एक्टिव हो गई,
मध्य प्रदेश में 2000 करोड़ का पोषण घोटाला सामने आया, मात्र 8 जिलों के सीएजी की रिपोर्ट पे। बाकी जिलों में क्या होगा मध्य प्रदेश में भगवान जाने। हजारों करोड़ का घोटाला हो सकता है। इस घोटाले पे सीबीआई क्यों मौन है, इनकम टैक्स क्यों मौन है, सरकारी पुलिस क्यों मौन है? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में नान घोटाला हुआ बीजेपी के कार्यकाल में, और तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन विपक्ष के नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, भूपेश बघेल, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रस्ते की लड़ाई लड़कर एक माहौल बना दिया छत्तीसगढ़ में कि यह सरकार भ्रष्ट है। और उसके मुख्य आरोपी 2 आईएएस अधिकारी शुक्ला और टुटेजा, उन्होंने 36,000 करोड़ का घोटाला किया। ऐसा प्रधानमंत्री को तत्कालीन विपक्ष के नेता भूपेश बघेल ने पत्र लिखा। एसआईटी ने उसके बाद बहुत सारे पानी बह चुका है गंगा जमुना में। लेकिन विडंबना ये है कि जैसे ही भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनते हैं, वही टुटेजा और शुक्ला उनके ब्लू आइड बॉय बनते हैं, बहुत नज़दीकी अधिकारी बनते हैं। शुक्ला तो रिटायर्ड होने के बाद भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पे, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं। सारा पैसे का ही तो खेल है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पैसा दे के काम होता है, और जहां बीजेपी की सरकारें हैं, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार है, तो वहां भ्रष्टाचार सदाचार होता है। सर्वोच्च न्यायालय इस पे मौन है, न्यायपालिका इस पे मौन है। न्यायपालिका बात करें तो ईडी ने आरोप लगाए हैं कि अनिल टुटेजा के मामले में, नान घोटाले के मामले में उनके पास सबूत है कि हाईकोर्ट के एक जज ने उन्हें एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए कुछ लेन देन किया। इसके प्रूफ उन्होंने एक बंद लिफाफे में सर्वोच्च न्यायालय को देने की बात कही है। तो आम आदमी विश्वास किस पे करे? क्या वो नोट मशीनों से गिने जाते हैं वो फोटो देखें? जुहू पर एक बंगला का एक पोर्शन गिराया जा रहा है और 10 लाख का जुर्माना लगा। ये जिस पे जुर्माना लगा वो वर्तमान में नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री है नारायण राणे। नारायण राणे जो एक गांव से आते हैं, गरीब घर से आते हैं, जुहू मुंबई में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे खड़ी करते हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर तत्कालीन विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन तक विधानसभा का सदन चलने नहीं दिया और डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट विधानसभा के पटल पे फेंके थे। आज वही देवेंद्र फडणवीस उनका स्वागत करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि नारायण राणे फिर कांग्रेस से बीजेपी चले गए। ये आंकड़े जो है ये बताते हैं, यदि निष्पक्षता से जांच करें तो ये आंकड़े 121 नहीं होना चाहिए, 1,21,000 होना चाहिए। इतने नेता इस देश में भ्रष्ट है। लेकिन नेताओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगते कहां? नेता सब मैनेज कर लेता है, और यही वस्तुस्थिति है इस देश की। नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस कुछ गिनो चुनो लोगों को खिलाऊंगा। ये बात लोगों को अब समझ में आ गई है। भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार सिस्टम का एक अंग बन चुका है। लेकिन फिर भ्रष्टाचार को जब सदाचार का जो जामा पहनाया जाता है तो वहाँ पैगेसिस भी जस्टिफाई होता है, और कई गुना ज़्यादा कीमत के राफेल भी जस्टिफाई होते हैं। लेकिन विडंबना यह है, सबसे दुखदाई बात यह है कि कोई नेता अपनी प्रॉपर्टी बेच के इस देश को नहीं देता। नेता सिर्फ देश से लेता है, आपसे वोट लेता है, सरकार से पैसा लेता है, ठेकेदारों से रिश्वत लेता है, उद्योगपतियों से नजराना लेता है, गरीबों से जबराना लेता है। देता सिर्फ आम आदमी है। तो ये जितने भ्रष्टाचार के मामले हैं ये सीधे हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे में से हैं।
इसलिए आज ईडी को तोड़ना ज़रूरी था। आज इतना ही, फिर आऊँगा कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।